चाईबासा के टोंटो में आईटी ब्लास्ट में शहीद जवान राजेश कुमार को सीआरपीएफ 133 कैंप में श्रद्धांजलि दी गई। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन, सीएम हेमंत सोरेन, राज्य के मुख्य सचिव, डीजीपी सहित अन्य अधिकारियों ने जवान के पार्थिव शरीर पर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने जवान की शहादत पर दुख जाहिर किया। In touch with the CM. CM and me are continuously consulting with each other. Soon there will be a big plan will be taken place and that will get implemented. We both, me and as well as the CM is sure that Naxalism will be rooted out from Jharkhand soon. हमारे जवानों ने राज्य को नक्सल मुक्ति दिलाने के लिए आज अपनी प्राणों की आहुति दी है। इनका ये बलिदान बेकार नहीं जाएगा। आज इस दुख की घड़ी में इनके परिजनों को ईश्वर शक्ति दे और जो मुहिम है, इस मिशन पर हम सब लगे हैं, ये मिशन कामयाब। इससे पहले आईटी ब्लास्ट में घायल हुए जवान से मिलने के लिए राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन मेडिका हॉस्पिटल पहुंचे। दरअसल कल आईटी ब्लास्ट में एक जवान गंभीर रूप से घायल हो गए थे। उनका हाल जानने के लिए अस्पताल पहुंचे हुए थे। यहां पर राज्यपाल, जिसकी तस्वीर आप देख पा रहे होंगे, इस घटना में एक जवान शहीद हो गए जिन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। झारखंड में आईएनडीआई अलायंस में ऑल इज वेल नजर नहीं आ रहा और इसके संकेत नजर आने लगे हैं। आरजेडी के बयानों से ये सब संकेत मिलते हुए दिखते हैं, जिसमें बोर्ड और निगम गठन होने के बाद आरजेडी कार्यकर्ताओं को बोर्ड निगम में जगह नहीं मिल सकी है। इस पर पार्टी ने नाराजगी जाहिर की और कहा कि आरजेडी को नेग्लेक्ट करना गुड साइन नहीं है। पार्टी प्रवक्ता ने कहा कि आरजेडी के लोग पद की लालसा नहीं रखते, लेकिन सरकार में बैठे लोगों को इसका ख्याल जरूर रखना चाहिए। इधर इस पूरे मामले पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा कि जब बड़ी चीज तय होती है तो छोटी छोटी बातें नहीं देखी जाती। सभी के आला कमान के साथ बैठक होने के बाद ये चीजें हुई हैं और सभी का ख्याल रखते हुए ही निर्णय लिया गया है। जब महागठबंधन की यहाँ सरकार है और सब लोगों ने मिल करके सरकार यहाँ बनाया है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी को इस पर विचार करना चाहिए कि क्या करना। बहुत सारे निगम बोर्ड अभी भी बाकी हैं। अब माननीय मुख्यमंत्री जी को विचार करना है, लेकिन राजद कभी भी ललायत नहीं रहा कि हमको बोर्ड दीजिए, आयोग दीजिए, निगम दीजिए, लेकिन नियमतः जी चाह तो जरूर है। चूंकि राष्ट्रीय जनता दल भी शुरू से अलायंस पार्टनर रहा है और अगर एक साथ लेकर चलने की जब बात होती है, अगर एक साथ नहीं चलेंगे तो आने वाले दिनों के लिए यह गुड साइन नहीं है। नहीं, देखिए, जब बहुत बड़ी चीजें तय होती है तो उसमें छोटी छोटी बातें नहीं होती हैं। जब हम लोग ने सारी चीजें तय की है तो निश्चित रूप से सभी के आला कमान मिलकर के ये सारी चीजें तय करते हैं और उस निमित्त तय हुई है, तो उसमें बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी और हम लोग सभी का ख्याल रखते हुए कोई चीज करते हैं, हमें लगता है कि वो सब ठीक ही होगा। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को ईडी के 5वें सम्मन का जेएमएम सांसद महुआ माझी ने विरोध किया है। उन्होंने कहा कि गैर बीजेपी शासित राज्यों के सीएम को ईडी के जरिए बीजेपी बार बार परेशान कर रही है। उन्होंने कहा कि कई बीजेपी नेता भी जांच के घेरे में हैं, पर उन पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही।
हुआ नहीं है कि किस तरह से जनता द्वारा चुनी हुई सरकार को, लोकप्रिय सरकार को गिराने की अनवरत साजिश हो रही है और केंद्रीय जांच एजेंसियां पता नहीं क्यों ऐसे लोगों को मोहरा बना रही है जो भाजपा में नहीं है, जबकि उन्हें तटस्थ होना चाहिए। और हमारे झारखंड में भी ऐसे ही बहुत सारे पूर्व मंत्री और नेता हैं भाजपा के जिनके खिलाफ कई तरह के केसेस हैं भ्रष्टाचार के, लेकिन उन केसेस को खोला नहीं जा रहा है, ना ही ईडी जा रही है, ना ही सीबीआई। तो ये एक बड़ा सवाल है कि अगर केंद्रीय जांच एजेंसियां जांच कर रही हैं, समन भेज रही हैं, तो उन लोगों के पास भी समन जाना चाहिए जिनके खिलाफ इस तरह के केसेस हैं। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास के बयान पर जेएमएम और कांग्रेस ने कड़ी नाराजगी जाहिर की है। जेएमएम और कांग्रेस दोनों दलों ने बीजेपी पर फूट डालो और राज करो की नीति को अपनाने का आरोप लगाया है। आदिवासी भाइयों बहनों के लिए भी अलग धर्म कोड हो, इसकी मांग माननीय मुख्यमंत्री जी ने कर रखा है। और जहां तक आपने जो कहा कि उनको पहले अलग से आइडेंटिफाई करना चाहिए कि कौन ईसाई है, कौन सरना है, तो ये काम तो केंद्र का है, ये राज्य का काम है ही नहीं। सरना धर्म कोड को लागू करने की जिम्मेदारी केंद्र की है, तो केंद्र सरकार ही ये तय करे कि कौन किस कैटेगरी में आता है। जो ईसाई कैटेगरी में आएंगे उनको ईसाई में डालना है। जनगणना की जिम्मेदारी पूरी तरह से केंद्र की है, तो इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी की तो कोई भूमिका है ही नहीं। तो कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि फूट डालो और शासन करो वाली रणनीति के तहत ही इस तरह के बयान जो हैं पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास की तरफ से दिए गए। बीजेपी पर कांग्रेस और जेएमएम दोनों ने अपनी नाराजगी जाहिर की। वर्षों तक डबल इंजन की सरकार थी, तब आपने क्या किया? आपके मंत्रिमंडल में लुइस मरांडी थी और आप इस तरह की बात करते हैं। आप लोग कब तक इस तरह अंग्रेजों के नीति पे चलते रहेंगे? फूट डालो और शासन करो, ये चलने वाला नहीं है। आप इधर उधर की बात नहीं करके सरना धर्म कोड पर आपके क्या विचार हैं और सरना धर्म कोड पर आप प्रधानमंत्री जी से बोलने के काबिल हैं या नहीं? महामहिम राज्यपाल से मिलकर के आप अपनी बात रख सकते हैं कि नहीं, उसको स्पष्ट करना चाहिए, ना कि इधर उधर की बात करके। झारखंड प्रदेश कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे कल रांची आ रहे हैं। वो महिला कांग्रेस के मिलन समारोह में शामिल होंगे, साथ ही लोकसभा प्रभारी और संयोजकों के साथ बैठक भी करने वाले हैं। इसके अलावा बूथ स्तर पर पार्टी संगठन की मजबूती पर भी मंथन किया जाएगा। उन सबों की बैठक लेंगे कांग्रेस भवन में और आगे की रणनीति पर चर्चा होगी कि जो हमारे 30 महत्वपूर्ण लोकसभा प्रभारी और संयोजक बनाए गए हैं, उनसे चर्चा होगी कि किस तरह से हम लोगों को आगे बढ़ना है और जो उस निमित्त टास्क तैयार किया गया है वो सभी लोगों को दिया जाएगा कि आगे कैसे हम लोग अंतिम जो हमारा बूथ स्तर होता है उस तक पहुंचने का काम करेंगे और वहां मजबूती देने का काम करेंगे। झारखंड प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने आने वाले लोकसभा चुनाव में सभी 14 लोकसभा सीटों पर जीत का दावा किया। बोकारो में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा कि विपक्षी दल भले ही गठबंधन बना ले, पर झारखंड की जनता बीजेपी के साथ है। और भारतीय जनता पार्टी जबरदस्त वोट ला करके सभी लोकसभा सीटें वो जीती। तो 2 सीट सिर्फ नहीं जीते थे बीजेपी, तो 2 सीट इस बार वो भी जीत जाएंगे। नहीं तो इधर ध्रुवीकरण हुआ तो इधर भी हो जाएगा ध्रुवीकरण, उसमें क्या करना है, इधर भी लोग समझ जाएंगे। और क्या है, अब 2024 तो अब चुनाव आने दीजिए ना। अगर जाति और पंथ के आधार पर ध्रुवीकृत होते हैं तो दूसरे तरफ भी लोग हो जाएंगे। रांची के मोरहाबादी मैदान में आजसू का 3 दिवसीय महाधिवेशन शुरू हो चुका है और इसके जरिए एनडीए की सहयोगी आजसू 2024 के चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। झारखंड के सामाजिक मुद्दों के जरिए आजसू इस महाधिवेशन को संकल्प समागम का रूप देने का प्रयास कर रही है, जिसमें शामिल होने के लिए राज्य भर से आजसू कार्यकर्ता पहुंचे हुए। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता संजय सिन्हा। रांची के मोरहाबादी मैदान में आज से 3 दिवसीय आजसू का महाधिवेशन शुरू हो रहा है। तैयारियां पूरी हैं, राज्य भर से कार्यकर्ता पहुंचे हैं। हम सीधे बात करें कि आज से 3 दिवसीय महाधिवेशन शुरू हो रहा है, ये इसका मकसद क्या है? क्या 2024 को लेकर पार्टी अपनी तैयारी तो नहीं कर रही?
देखिए, निश्चित रूप से ये पार्टी का महाधिवेशन है और इस महाधिवेशन के माध्यम से निश्चित रूप से हम लोग मिशन 2024 का शानदार आगाज करेंगे, जिसका अंजाम 2024 में होगा। केंद्र में और राज्य में दोनों जगह पर एनडीए की सरकार बनाने में, और आजसू की सशक्त भूमिका होगी आजसू सरकार बनाने में, और इस निकम्मी सरकार को उखाड़ के फेंकने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका। और इस महाधिवेशन के माध्यम से पूरे राज्य के 32,000 से ज्यादा गांवों के सभी माताओं बहनों को इस अधिवेशन में प्रतिनिधित्व करने का मौका देते हुए और निश्चित रूप से मिशन 2024 का ये शानदार आगाज होगा। आप पार्टी से विधायक हैं लंबोदर जी, तो क्या अभी आप लोग 2 से 3 हुए रामगढ़ में, क्या 2024 में तैयारी कितनी, परिवार कितना बड़ा करने की तैयारी? निश्चित रूप से परिवार बहुत बड़ा होगा और ये 2024 में ही पार्टी का आप देख लेंगे कि पार्टी किस स्थिति में, कितने विधायक और किस स्थिति में रहे। पार्टी पूरी मजबूती के साथ मिशन 2024 में लगेगी। हमारे साथ यहाँ पर पार्टी के थिंक टैंक जो माने जाते हैं देवसरंदा बोले कि देवसरंदा ये जो बात कही जा रही है कि 2024 को लेकर के महाधिवेशन में राज्य भर से कार्यकर्ता पहुंचे हैं, आपने एक तरीके से पॉलिटिकल से ज्यादा अपने सामाजिक मुद्दों को यह मंच दिया है। देखिए, केंद्रीय महाधिवेशन पार्टी का सर्वोच्च बॉडी है जहां में संशोधन करते हैं, नई कमेटी का पुनर्गठन करते हैं, केंद्रीय कमेटी का, साथ ही साथ पार्टी के संगठनिक प्रस्ताव के बारे में कई एक चीज निर्णय होता है। यह महाधिवेशन 2000 हो रहा है, कई एक तरह से महत्वपूर्ण इसलिए है कि इस महाधिवेशन को हम लोग सिर्फ नहीं पढ़े लिखे लोग से लेकर के पढ़े लिखे को हम लोग इसमें आमंत्रित किए हैं और भागीदारी सुनिश्चित करा रहे हैं। और कुल मिलाकर के हम पूरे कोशिश सही है कि गांव की ताकत को राजधानी में दिखाया जाए और 2024 की तैयारी आजसू की उसे पार्टी राजधानी में दिखाने की एक तरीके से कोशिश कर रही है, ताकत दिखा रही है। लेकिन सवाल यह है कि ताकत सफल हो पाती है, ये देखना होगा। कैमरामैन संत के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18 रांची। तो झारखंड में अब डिजिटल पंचायत का सपना साकार होने जा रहा है। जी हां, गांव के लोगों को अब ऑनलाइन सेवा पंचायत भवन में उपलब्ध होगी। इस सपने को साकार करने के उद्देश्य से झारखंड मंत्रालय में पंचायती राज विभाग एमओयू पर हस्ताक्षर किया गया। इस एमओयू से राज्य के 4000 पंचायत की श्रेणी में आ जाएंगे। पहले चरण में अगले 3 माह के अंदर 2000 पंचायत भवन में प्रज्ञा केंद्र के माध्यम से अब ग्रामीण सरकार की योजना से लेकर से लाभ ले पाएंगे। हमारे पास सेटअप है, पंचायत भवन है, पंचायत में लोग रहते हैं। तो पंचायत जब बनी हुई है तो पंचायत जाने की उसको जरूरत नहीं पड़े, वो गांव में बैठकर वो काम करे। जनता को ये महसूस हो कि पंचायती राज और पंचायत के जनप्रतिनिधि बनाने के बाद हमें शहर प्रदान करने के लिए आज का मीटिंग हम लोग कहते हैं और हुआ है उनको, और जो हमारे डीपीओ और जो भी हमारा कर्मचारी है उनको ही सहयोग से हम पहला चरण में 2000 पंचायत भवन विकसित करना चाहते हैं, उसके निर्णय लिए हैं। और फिर अगर हमें लगेगा इस साल कि लोगों को बहुत फायदा, जन जन की आवाज उठ रही है, तो 4345 जो है उसको भी हम लोग करेंगे। आज सीएससी के साथ पंचायती राज विभाग का एमओयू हुआ है और इसके बाद हर पंचायत भवन में प्रज्ञा केंद्र स्थापित होगी और प्रज्ञा केंद्र के वीएलईज हर पंचायत भवन में अपना डिजिटल कौशल मुखियाओं को उपलब्ध कराएंगे। फर्स्ट फेज में 2000 होंगे, उसके बाद बाकी के पंचायतों को लाया जाएगा।
तो ये जो 2000 है अभी से 3 महीने में हम इसको लागू कर देंगे। उसका प्रोसेस ये है कि हर गांव के लिए हम एक आदमी आइडेंटिफाई करेंगे जो VLE होगा, जो प्रज्ञा केंद्र का संचालक होगा। वो गांव में ही पंचायत ऑफिस में ही बैठेगा, पंचायत में इंफ्रास्ट्रक्चर देगी और वहां वो पंचायत की सारी सर्विसेज देगा। वहीं भुईहर मुंडा को ST का दर्जा देने की मांग एक बार फिर से तेज हो चुकी है। झारखंड के 5 जिले से जुड़े भुईहर समाज के सदस्यों ने ST की मांग को लेकर रांची में मुख्यमंत्री आवास का घेराव किया और इस मौके पर गढ़वा, पलामू, लातेहार, गुमला और सिमडेगा से भुईहर समाज के सदस्य पहुंचे हुए थे। इनका कहना है कि उन्हें भूमिहार बताया जा रहा है, जबकि वो भुईहर आदिवासी हैं। इसके चलते उन्हें ST की सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। भुईहर मुंडा समाज के हैं और हम लोग को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करने का जो प्रक्रिया सरकार द्वारा किया गया है, पहल किया गया है, उसमें जल्दी हो कह के हम लोग साहब को याद दिलाने आए हैं। अभी तक हम लोग का कुछ कागज पत्र बनबे नहीं कर रहा है। हम लोग का बाल बच्चा लोग को पढ़ाने लिखाने के लिए भी हम लोग नहीं सक रहे हैं। 1-2 क्लास पढ़ाते हैं, उसके बाद में तो उधर हम लोग सकबे नहीं करते हैं और सब हम लोग का नौकरी से तो हम लोग का वंचित है ये है, लेकिन पढ़ाई लिखाई में भी हम लोग शिक्षा से भी वंचित है। हम भुईहार से भुईहारी में कर देगा, मैंने भुईहारी से भुईहार कर देगा तो ये लोग OBC में कैटेगरी में आ जाएगा। उससे बच्चा लोगों का लिखाई पढ़ाई में बहुत दिक्कत होगा, क्योंकि जनरल का जाति प्रमाण पत्र बनने लगेगा। आज जाति प्रमाण पत्र बनने लगेगा तो फिर इसको तो जनरल कैटेगरी में डाल देगा। और आइए सब मिलकर 1 अक्टूबर को 1 घंटे के लिए सुबह 10 बजे से करें स्वच्छता के लिए श्रमदान। अधिक जानकारी के लिए स्वच्छता ही सेवा.com पर जाएं।